हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में अपने पुराने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने चैनल पर कुछ वीडियो डाल रखे हैं विजन आईएएस मासिक पत्रिका के इन्वायरमेंट सेक्शन के। इस वीडियो में हम विजन आईएएस की मासिक पत्रिका जो अगस्त माह की है उसका जो कल्चर वाला पार्ट है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है, उसमें कौन कौन सी न्यूज़ है और उसको कैसे पढ़ना है, इस मुद्दे पर आप सबके बीच डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संस्कृति का जो भाग है आर्ट कल्चर का, उसमें कौन कौन सी खबरें चर्चा में रही हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उपयोगी हो सकती हैं। तो ये जो पहला आलेख है इसमें है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों चर्चा में है ये जानते हैं। सबसे पहले हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमृतसर में एक पट्टिका का अनावरण किया और जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत जो परिसर है वो राष्ट्र को समर्पित किया और साथ में एक संग्रहालय चित्र दीर्घा जिसे बोलते हैं उसका भी उद्घाटन किया। इससे संबंधित अन्य घटनाएं क्या हैं देखते हैं उसको। जलियांवाला बाग स्मारक 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार शोक के स्मरणार्थ निर्मित किया गया था। यानी जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग संहार हुआ था उसकी स्मृति के लिए ये स्मारक निर्मित किया गया था। ये स्मारक राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 जिसे हाल ही में 2019 में संशोधित भी किया गया, इसके द्वारा स्थापित किया गया था और इससे यह संसद के एक अधिनियम द्वारा शासित देश का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक बन गया। यानी कि इस स्मारक को स्थापित करने के लिए एक बाकायदे संसद द्वारा एक कानून बनाया गया। तो इसलिए आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि संसद के अधिनियम द्वारा शासित देश का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक क्या है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार शोक स्मरणार्थ निर्मित स्मारक कर दे सकते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं और पदेन होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका अध्यक्ष होगा। फिर इसे हाल ही में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। उसकी देख रेख में इसको नवीनीकृत किया गया। नवीनीकृत हुआ, इसके बाद ही इसका जो नवीनीकृत परिसर है और प्रदर्शनी जो है उसका अनावरण किया गया। इसके अतिरिक्त इसके केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको पोषित किया गया। यानी ये जो नवीनीकृत भवन बना, स्मारक बना, उसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया। यहाँ हुआ नरसंहार तत्कालीन संदर्भों से अलग हटकर अकस्मात रूप से घट जाने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसकी पृष्ठभूमि में कई कारक कार्य कर रहे थे। यानी कोई भी जब नरसंहार होता है तो कभी कभी तत्कालिक घटनाएं होती हैं और उसके हिसाब से वो घट जाती हैं घटनाएं। लेकिन ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो तत्कालिक रूप से नहीं था, अकस्मात घटना नहीं घटी थी। इसकी पृष्ठभूमि में कई सारे कारण थे जिसमें आगे इसमें दिया गया है कि क्यों ये घटनाएं घटी, हम आपको समझाएंगे भी। तो नरसंहार के उपरांत क्या हुआ था, जलियांवाला बाग की संपूर्ण खबर देश में फैल गई। इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन भी हुए और सरकार ने इसका क्रूरता से दमन किया। यानी मतलब जितनी क्रूरता जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई गई, इसके बाद और क्रूरता से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने रॉलेट विरोधी सत्याग्रह को वापस ले लिया। यानी गांधी अब रॉलेट क्या होता है, क्या था, इसके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था कि भारत के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए एक ऐसा अत्याचारी कानून पास किया गया कि उनको बिना अदालत में मुकदमा चलाए सीधे जेल में भेज दिया गया और देशद्रोह का मामला लगा दिया जाता था। यानी अभी भारतीय प्रशासनिक जो प्रणाली है या न्यायिक प्रणाली, उसमें क्या है, अगर आप अपराध करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और कोर्ट फैसला करती है। अपराध जितना होता है उस हिसाब से सजा मिलती है। लेकिन पहले क्या था, नो अपील नो दलील, सीधे जेल। कोई अपील आप नहीं कर सकते हैं, कोई आप दलील नहीं दे सकते हैं, सरकार मनपसंद जिसको चाहे उसको उठा के जेल में डाल सकती है। तो इस कानून के लिए महात्मा गांधी ने विरोध किया, रॉलेट विरोध सत्याग्रह चलाया। तो इसमें ये दिया गया है कि जब नरसंहार हुआ इसके उपरांत रॉलेट विरोध सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था। फिर इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। अंग्रेजों के ज़माने में ढेर सारी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से जुड़े व्यक्ति थे, तो उनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि का परित्याग कर दिया। ये भी आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर अक्टूबर 1919 में नरसंहार के जांच के बारे में पड़ताल करने के लिए अव्यवस्था जांच समिति भी एक बनी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो 1919 में जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच पड़ताल के लिए, यानी
जलियांवाला बाग हत्याकांड की इंक्वायरी के लिए इस आयोग का या कमेटी का गठन किया गया था। इसने डायर के कार्यों की निंदा की और ब्रिगेडियर कमांडर के पद से त्यागपत्र देने का निर्देश दिया उसे, और बोला कि उसे भारत में कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन फिर 1940 में लंदन के कैस्टन हॉल में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने नरसंहार के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर का वध कर दिया। उसने डायर की कार्यवाही को अनुमोदन दे दिया था और गोलीबारी के उपरांत पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह खबर बाहर न जाए। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। 1940 में जो जनरल माइकल ओ डायर है, वो माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब ये नरसंहार हुआ था। जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो उसने ही आदेश दिया था इस गोलीबारी से संबंधित, और जो गोलीबारी चलाने वाला डायर था वो दूसरा डायर था। तो भाई इसको मानने की पीछे वजह यह था कि इसने ही उस कार्यवाही का अनुमोदन भी दिया था, और इसके बाद उसने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी आप एक से दो से ज़्यादा लोग, तीन से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर इकट्ठे होते पाए गए तो आपको गोली मार दी जाती थी या सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था, यानी आंदोलन को दबाने के लिए। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो उधम सिंह थे पंजाब के थे, इन पर अभी एक हाल ही में फिल्म भी बनाई गई है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की। अब इस घटना से लगे आघात और उत्पन्न हुई आक्रोश के कारण वर्ष 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन जो था वो अस्तित्व में आया। यह आंदोलन 25 वर्ष उपरांत भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने की दिशा में कदम सुविधा, यानी इसके विरोध में फिर महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, वो पृष्ठभूमि रही। अब इसमें देखिए कि एक चेक बॉक्स में दिया है कि घटनाएं जो नरसंहार का कारण बनी, यानी कोई नरसंहार हुआ तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें काम करती हैं। तो रॉलेट एक्ट को स्वीकृति और रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ के बारे में जानते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट जो है काला कानून, वो सरकार को राजद्रोही गतिविधियों से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई, मैंने आपको बताया ना, बिना सुनवाई बिना अपील दलील के कारावासित करने या बंदी बनाने का अधिकार दे दिया गया था इस कानून के तहत। भारत में मान लीजिए अचानक से एक ऐसा कानून बनाया जाए कि सरकार जिसको मन चाहे बिना कोई अपील के, बिना दलील के, बिना सुनवाई के सीधे जेल में उठाकर बंद कर दे, जैसे इमरजेंसी के समय लागू हुआ था ये कानून। तो उस टाइप का ये कानून बनाया गया। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, और अंग्रेजों ने उनके पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी गांधी जी के विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने ये रोक लगाई कि गांधी जी को वहाँ नहीं प्रवेश करने दिया गया। फिर अमृतसर में नेताओं की गिरफ्तारी और पंजाब में शांति, ये क्या है। दो प्रमुख नेता थे जिसमें एक थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो दोनों गिरफ्तार नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो उसकी रिहाई के लिए प्रदर्शनकारी जो थे सैनिक ने उन पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक टकराव हुआ। इससे रेलवे लाइन, टेलीग्राफ पोस्ट, सरकारी इमारतों को नष्ट किया गया। कई यूरोपियों में भारतीयों की मृत्यु हुई। यानी एक गिरफ्तारी के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसमें भी एक झड़प हुई। और फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो ही गया, यानी जिसके लिए लोग विरोध के लिए एक पार्क में एकत्रित हुए थे, और अचानक से वो पार्क का मुंह बंद करके, और जो सैनिक का कमांडर था जनरल डायर, उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके बाद पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया था। सभा करने की स्वतंत्रता के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी इसके बाद मार्शल लगा दिया जाए कि अब कोई सभा नहीं कर सकता, और नागरिकों को जो स्वतंत्रता मिली है कुछ भी बोलने की, अबाध रूप से घूमने की, टहलने की, उस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 4 से अधिक लोगों की एकजुट होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों का एकत्रित होना, ये कैसी घटना थी, यानी 13 अप्रैल 1919 को, ये आप याद रखिएगा फैक्ट, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए और दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लगभग 10,000 लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गई। इसके बाद नरसंहार हुआ, यानी ब्रिगेडियर जनरल डायर जो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में तैनात था, ने एकमात्र निकास द्वार को बंद करा दिया, यानी एक ही वो निकलने का द्वार वहाँ एकमात्र था, उसको बंद कर दिया, और बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को फायरिंग करने के आदेश देकर दे दिए। 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग जारी रही, और गोली समाप्त होने के उपरांत ही फायरिंग होगी। जनरल डायर और मिस्टर इरविन द्वारा मारे गए कुल लोगों की संख्या 291 वर्णित की गई, जबकि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली समिति सहित अन्य रिपोर्ट में मारे गए लोगों की संख्या 500 से अधिक वर्णित की गई। यानी सरकारी आंकड़े में तो यह दिखाया गया कि 291 लोग मारे गए, लेकिन भारत के जो लोग थे उनकी अध्यक्षता में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाया, और उसमें जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें 500 से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया। तो जब आप एक मूवी जो है उधम सिंह, जिसे विक्की कौशल
ने उधम सिंह का किरदार निभाया, उसको आप देखेंगे तो आपको वो नरसंहार दृश्य फिल्मांकित किया गया है, बहुत ही भयावह नरसंहार दृश्य था। तो इस पर एक न्यूज जो थी विजन में, इस पर मैंने चर्चा की। अब दूसरा जो न्यूज से संबंधित मामला है वो है मालाबार या मोपला विद्रोह। ये क्यों चर्चा में रहा? तो मालाबार विद्रोह के नेता जो थे वरियम कुन्नत, कुंजा मोहम्मद हाजी और अली मुसलियार और 387 अन्य जो मोपला शहीद थे, उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटा लिया गया, इसलिए ये चर्चा में था। इस संबंधित तथ्य क्या है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा प्रकाशित शब्दकोश के 5वें खंड में प्रविष्टियों की समीक्षा करने वाली 3 सदस्यीय पैनल ने इन्हें हटाने की अनुशंसा की। यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की जो प्रविष्टियाँ हैं, उसकी जो बुक है, उसमें ये शब्द था, यानी इन लोगों को जिनको हटाया गया इनका नाम मेंशन था शहीद में। तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई और पैनल ने अनुशंसा की कि इन व्यक्तियों का नाम हटा दिया जाए। तो पैनल का ये मानना था कि क्यों हटाया जाए, तो 1921 का जो विद्रोह था वो कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक कट्टरपंथी आंदोलन था। यानी समिति ने ये निष्कर्ष निकाला 3 सदस्यीय समिति ने कि ये जो आंदोलन था मालाबार या मोपला विद्रोह, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, बल्कि एक कट्टरपंथी आंदोलन था और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो सबसे पहले आपका जीएस का ये सवाल जो बनेगा कि मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह कब हुआ था, और करंट में अगर बनेगा तो हाल ही में किन नेताओं का नाम हटा लिया गया, या वरियम कुन्नत, कुंजा मोहम्मद हाजी और अली मुसलियार इस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये सवाल बन सकता है। फिर इसने निष्कर्ष जो निकाला समिति ने कि हाजी जो थे एक उपद्रवी थे और सरिया अदालत की स्थापना की, इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मोपला शहीदों की हैजा जैसी बीमारियों के कारण और प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें शहीद नहीं माना जा सकता। इनका कहना था कि जो शहीद हुए थे वो हैजा जैसी बीमारी और प्राकृतिक कारण से शहीद नहीं माना जा सकता। फिर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद क्या है, इसके बारे में जानिए कि यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम एक एक्ट है भारत सरकार, इसके तहत ये पंजीकृत है। फिर ICHR का प्राथमिक उद्देश्य है ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा प्रदान करना तथा इतिहास के वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। अब मोपलाओं के बारे में जानते हैं। मोपला या मप्पिला मालाबार क्षेत्र में निवास करने वाले मुस्लिम काश्तकार, जिन्हें कनामदार, और कृषक, जिन्हें वेरुम पट्टमदार कहते थे, और यहाँ अधिकांश जमींदार थे जिन्हें जेनमी, यानी उच्च जाति के हिंदू थे, जमींदारों को जेनमी कहा जाता था। तो ये आपकी सब प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि काश्तकार, कनामदार या वेरुम पट्टमदार या जेनमी क्या थे। फिर मैसूर के शासकों हैदर अली और टीपू सुल्तान के आक्रमण के दौरान मोपलाओं ने अपने जमींदारों पर कुछ प्रमुखता अर्जित कर ली थी, परंतु 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मालाबार पर ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात हिंदू जमींदारों का वर्चस्व पुनर्स्थापित हो गया था। इस परिदृश्य में मोपलाओं ने शीघ्र ही स्वयं को हिंदू जमींदारों की अनुकंपा के अधीन पाया। मालाबार विद्रोह के बारे में, मालाबार विद्रोह को मोपला उपद्रव के रूप में भी जाना जाता है। यह 1981 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों का सशस्त्र विद्रोह, यानी मालाबार विद्रोह पर हम जानते हैं क्या है मालाबार विद्रोह। तो मालाबार विद्रोह को मोपला उपद्रव के रूप में भी जाना जाता है, यानी मालाबार विद्रोह और मोपला उपद्रव दोनों एक ही हैं। 1921 में यह हुआ था। इसमें ब्रिटिश शासक जो थे और स्थानीय जो हिंदू जमींदार थे उनके विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों का ये सशस्त्र विद्रोह था। यानी वहाँ के जो मुस्लिम काश्तकार थे उन्होंने ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इसे प्रायः दक्षिण भारत में प्रथम राष्ट्रवादी विद्रोह में से माना जाता है और प्रायः किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया जाता है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत या असहयोग आंदोलन के व्यापक दायरे में हुआ था। यानी उसी समय भारत में 1920 से 22 तक खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन भी हुआ था। फिर विद्रोह का मार्ग, इसने मुख्य रूप से जेनमियों, पुलिस और सैनिकों पर गुरिल्ला प्रकार के हमलों का रूप धारण कर लिया। यानी इसके जो मुस्लिम स्वामित्व धारक थे, कृषक थे, काश्तकार थे, वो जेनमी यानी वहाँ के स्थानीय हिंदू जमींदार थे और पुलिस और सैनिकों पर गुरिल्ला यानी छिप छिप कर वार करने लगे। और औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक जो थे वहाँ टेलीग्राफ लाइनें थी, रेलवे स्टेशन थे, न्यायालय थे, डाकघर थे आदि, और जमींदारों के घर पर हमले किए गए थे। जब यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में फैल गया तो ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय पुलिस वहाँ से पलायन कर गए थे तथा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय विद्रोहियों के नियंत्रण में छोड़ गए थे। यह क्षेत्र अगस्त 1921 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया जिसका शासक हाजी था। फिर लगभग 6 महीने तक वहाँ समांतर सरकार या समांतर खिलाफत शासन चलाया गया जिसका मुख्यालय नीलाम्बूर में था। यहाँ तक कि अपना पृथक पासपोर्ट, मुद्रा और कराधान की प्रणाली भी थी उस क्षेत्र की। फिर इसके बाद इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने
जब आंदोलन सांप्रदायिक हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने इस सांप्रदायिक हिंसा को कुचल दिया। इस हिंसा में नरसंहार हुआ, बलात् धर्म परिवर्तन हुआ, मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया। ये इन घटनाओं का सहारा लिया गया इस आंदोलन में। फिर विद्रोह का दमन हो गया, गोरखा रेजिमेंट तैनात करके मार्शल लॉ लगा दिया गया और आंदोलन का दमन हुआ। इसी में एक चर्चित है कि रेल बोगी त्रासदी, यानी जेल जाने के मार्ग में 60 मोपला कैदियों की रेल मालगाड़ी के एक बंद डिब्बे में दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। फिर बाद में अंग्रेजों ने इस पर, इन क्षेत्रों पर जहाँ विद्रोही कब्जा किए थे वहाँ फिर से कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाकर, और हाजी जो थे उसके नायक, उसको गिरफ्तार करके उनको साथियों को मृत्युदंड दे दिया गया। तो इसमें विद्रोह के कारण देखिए, इस क्षेत्र में कृषक जमींदारों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण थे और 1836 से 1919 ईस्वी तक मध्य मोपलाओं द्वारा उच्च जाति के हिंदू जमींदारों, उनके संबंधियों और सहायकों तथा ब्रिटिश प्राधिकारियों के विरुद्ध लगभग 32 विद्रोह हुए थे। और फिर विद्रोह का असली कारण था कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप कर में वृद्धि हुई, असुरक्षित काश्तकारी हो गई, अतिशय लगान ज़्यादा वसूल करने लगा, बलपूर्वक निष्कासित कर दिया जाएगा खेत से इत्यादि में जब वृद्धि हुई तो इसके कारण मोपला काश्तकारों की आर्थिक स्थिति समय के साथ खराब होती गई और ब्रिटिश विरोधी और सामंत विरोधी भावनाएं भड़क गई। अब इसमें अंग्रेजों ने मोपला कृषकों के साथ संपर्क किया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। साथ ही मालाबार क्षेत्र में किस सुधारों का समर्थन किया। एक सवाल यहाँ से बनता है कि अंग्रेजों ने, मतलब कांग्रेस ने क्या मोपला कृषकों के साथ संपर्क किया था या गांधी जी इस आंदोलन में भागीदारी किए थे। तो जून 1920 में मालाबार क्षेत्र में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय हो गई थी। अगस्त 1920 को गांधी जी और शौकत अली, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे शौकत अली, गांधी जी और शौकत अली 1920 में कालीकट का दौरा किए और मालाबार के निवासियों को मध्य सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का संयुक्त संदेश प्रचारित करें। फिर नवंबर 1921 में मोपलाओं ने अपने धार्मिक नेता महदूम तंगल के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन का समर्थन देने का संकल्प किया, यानी सहयोग आंदोलन का भी मोपलाओं ने समर्थन किया। फिर अगस्त 1921 में खिलाफत नेता मुस्लियार की गिरफ्तारी और तिरुरंगाड़ी में एक मस्जिद में छापा मारे जाने की अफवाह फैलने के उपरांत मोपलाओं ने वरियम कुन्नत कुंजा मोहम्मद हाजी के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किया। तो ये 2 आर्टिकल रहे आपके कल्चर से रिलेटेड, जो विजन IAS की अगस्त की मंथली मैगजीन में छपे हुए थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम नए नए टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहें। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।